तो स्वागत है आप सभी का। वक्फ संशोधन बिल पर चुनौती देने वाली याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अंतरिम आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर 1 हफ्ते तक रोक लगा दी है और इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर लोकतंत्र और संविधान की बात करने वाले कई लोग असहज हो सकते हैं। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा है कि आर्टिकल 142 एक ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है जो लोकतंत्र को 24 घंटे धमकाता रहता है। हालांकि इसका संदर्भ जो उपराष्ट्रपति का है वो उस फैसले से है सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें बिलों पर मियाद तय की गई थी कि कब तक राज्यपाल और राष्ट्रपति को अपना फैसला देना होगा। तो धनखड़ ने एक कार्यक्रम में न्यायपालिका पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के भी फैसले के खिलाफ जजमेंट दिया जा रहा है, लेकिन एक जज के घर पर करोड़ों का कैश मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने देश में न्यायिक सुधारों की जरूरत पर जोर देते हुए अब ये इतने आवश्यक है कि संसद अब कोई बड़ा कानून पारित भी कर ले तो उसे कोई एक जज याचिका पर रोक लगा देता है। राष्ट्रपति की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और वक्फ कानून जैसे मामलों में उसका दखल कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका न्यायपालिका के बीच टकराव और तनाव का उदाहरण बन गया है। भारत की शासन व्यवस्था में ऐसे तनाव और टकराव के मौके कम ही देखने को मिलते हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने विवादों का वो पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है जिस पर भारतीय गणराज्य की लोकतांत्रिक बुनियाद टिकी हुई है। भारत का संविधान असल में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है, या कहें कि चेक और बैलेंस करता है, संतुलित करता है। इन 3 अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था बनी हुई है। सबसे पहले हम आपको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का वो बयान सुनाते हैं जिस पर इतना विवाद हो रहा है। We cannot have situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. और जो आखिरी लाइन आपने सुनी उपराष्ट्रपति की, इसी को लेकर के सारा विवाद छिड़ गया है कि क्या यह आर्टिकल 142 जो न्यायपालिका को अधिकार देता है संविधान के हिसाब से वो संसद के बनाए कानून की समीक्षा करे, तो ये एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह हो गया है कि संसद कोई कानून बनाए और न्यायपालिका उस पर ये मिसाइल चलाकर उसको ध्वस्त कर दे। इसी से ऐतराज जताया है उपराष्ट्रपति ने। धनखड़ ने गुरुवार को विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों और दायित्वों पर ऐसा बयान दिया कि सत्ता के गलियारों से लेकर न्यायपालिका के चैंबर्स तक में नई बहस शुरू हो गई। यह विवाद न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अहम है, क्योंकि यह भारत के लोकतंत्र की मजबूती और संतुलन पर सवाल उठाता है। धनखड़ के बयान से अब विपक्ष भड़क उठा है। इसको भी सुनिए। मुझे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स सारे देश में हो,
उनके ऊपर आज के दिन भी अगर किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। ये हमारे संविधान ने अधिकार दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर गैर संवैधानिक बिल कोई पार्लियामेंट के अंदर पास होता है तो उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और उसके खिलाफ कई बार फैसले दिए, कोई पहली बार तो है नहीं। मोदी जी को ये बात नहीं समझ में आ रही है और उन्होंने अपने द्वारा पोषित जो ट्विटर हैंडल है बीजेपी के द्वारा पोषित, वो क्या लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सरिया कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट की तस्वीरें बिगाड़कर उनके ट्विटर हैंडल, समर्थक ट्विटर हैंडल प्रचारित कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की दशा कर रखी है इन्होंने। देखिए, देश के संविधान ने जो राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, केंद्र और राज्य सरकारों के संबंधों को लेकर, उनके अधिकार क्षेत्रों को लेकर व्याख्या की गई है। समाजवादी पार्टी समझती है कि किसी राज्य को काम करने के लिए, कामकाज राज्य को चलाए रखने के लिए कुछ बिल होते हैं जो राज्यपाल के पास भेजे जाते हैं, लेकिन अगर वो उन बिलों को बहुत समय तक लटकाया रहा जाएगा तो उससे उस राज्य का अहित होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि जो देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला है समय सीमा बांधने को, उसको लेके किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो समझिए, न्यायपालिका को अनुच्छेद 142 दरअसल विशेषाधिकार देता है जिसमें वो कानून की परिधि से परे जाकर अपने विवेक से और संविधान की कसौटी पर कसकर किसी कानून को देख सकता है। हालांकि इसे लेकर कई बार तीखी टिप्पणियां और असहजता की स्थिति भी पैदा हो चुकी है। तो क्या है अनुच्छेद 142? अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार देता है। न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह लचीलापन देता है। जिन मामलों में कानून नहीं है वहां फैसले का अधिकार देता है, न्याय के हित में आदेश देने का भी अधिकार देता है। समझ के अनुसार फैसला देने का जो संविधान के नजरिए से सही हो यह अधिकार देता है। और इस अनुच्छेद का सबसे अहम पक्ष है, अनुच्छेद न्याय के सिद्धांत का संरक्षण करता है। कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुच्छेद का उपयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए किया है। यह अनुच्छेद कानून में सुधार लाने में भी मदद करता है। हम आपको कोर्ट के कुछ ऐसे फैसले भी बताते हैं जो मोदी सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ गए हैं। कुछ प्रमुख फैसलों पर आप नजर डालें तो इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द करना, राष्ट्रपति के फैसले के लिए समय सीमा पर टिप्पणी करना, SC/ST एक्ट में संशोधन, गोपनीयता का अधिकार, चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद, दिल्ली LG के अधिकार और मिनरल्स रॉयल्टी विवाद पर राज्यों के पक्ष में फैसला शामिल है। और इसी तरह यदि मोदी सरकार के पक्ष में पिछले 10 साल में कुछ बड़े फैसलों की बात करें तो इनमें प्रमुख हैं राम मंदिर पर फैसला, आर्टिकल 370 पर फैसला, 3 तलाक को हरी झंडी मिली, नागरिकता संशोधन अधिनियम पर भी सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला गया, नोटबंदी पर भी मुहर लगी सुप्रीम कोर्ट की, राफेल डील पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई, जो ये मामला अदालत में ले जाया गया था और इसमें भ्रष्टाचार नहीं पाया, अग्निवीर योजना को भी हरी झंडी मिली, सवर्णों को आरक्षण मामला भी इसी लिस्ट में शामिल है। लेकिन अब जब बिल को लेकर के यह मामला उठा है तो इसको लेकर एक बड़ा विवाद उठता दिखाई दे रहा है। नवीन उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी आपका लाइव टाइम्स पर। अब सवाल यह है कि क्या ये जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बचाव में उतरे हैं, आर्टिकल 142 को वो एक मिसाइल के तौर पर, मिसाइल की संज्ञा दे रहे हैं, कैसे इसको समझा जाए? क्या ये क्या एक तरह के असंतुलन को वो बताना चाहते हैं कि इससे पैदा हो रहा है जब संसद जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है उसके और कानून जो संविधान के गार्जियन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट है उसके बीच? देखिए अजय जी, ये पहली बार नहीं है कि धनखड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट पर अटैक किया है। ये फ्रीक्वेंटली वो जब भी कोई कंट्रोवर्शियल इशू होता है जिसमें सरकार के विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट आता है तो वो अटैक करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो वर्चुअली वो अपने पोजीशन का फायदा उठाते हैं। उपराष्ट्रपति हैं, वहां पर उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हैं, क्योंकि अगर आप एक निष्पक्ष आदमी की तरह देखिएगा तो क्या गवर्नर जिस तरीके से पैरालाइज कर रहे हैं डिफरेंट अपोजिशन के स्टेट के गवर्नेंस, आप महीनों तक 6 महीने तक बिल जो पास किए गए हैं स्टेट असेंबली के द्वारा लीगली
आज जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के पार्ट के रूप में एक बार पास किए गए उसको लौटा दिया, सेकंड बार जब पास किए गए गवर्नर को कोई अधिकार ही नहीं है और आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि उसको इंडेफिनेटली लेकर बैठ गए और स्टेट को पैरालाइज कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट शुड हैव एक्टेड अर्लियर। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में पहले एक्ट करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार गवर्नर्स के बारे में वार्निंग इशू किए थे। पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने जो अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन लिया है, टाइम लिमिट तय किया है, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कई मामलों में गवर्नर्स के खिलाफ टिप्पणी की कि ये उनको नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली जो है गवर्नर फोर्स द सुप्रीम कोर्ट टू एक्ट। मेरा मानना है कि ये उपराष्ट्रपति के लिए एक पॉलिटिकल इशू है, लेकिन मेरे जैसे एक पत्रकार के लिए मेरा मानना है कि हर इंस्टीट्यूशंस को अपनी बाउंड्री को समझना चाहिए और अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा मेजोरिटी के कारण, तो ऐसी स्थिति में क्या सुप्रीम कोर्ट को बैठकर देखना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट कोई लीगल काम तो नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को जो आर्टिकल 142 के तहत अधिकार दिए गए हैं उसको एक्सरसाइज कर रहा है। इसमें हमको नहीं लगता है कि उनको बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की और एजिटेटेड होने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पे वो अधिकार दिए गए हैं जी ये भी संविधान के द्वारा ही अधिकार दिए गए हैं कि कोई भी कानून बने तो उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करे, जैसा हम देख रहे हैं वक्फ बोर्ड कानून में। और अगर कहीं पर संविधान के नियमों में गैप है या वहां पर स्पष्टता नहीं है तो इसकी व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट करे। लेकिन इसको लेकर के बड़ा विवाद, मेरे साथ कानून के भी जानकार जुड़ रहे हैं, कुछ ही पलों में उनसे भी समझेंगे तो आखिर फिर क्यों इसको लेकर के इतना बड़ा विवाद। अब जरा इसको भी समझिए कि यह पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ है। तमिलनाडु के राज्यपाल की तरफ से कई विधेयकों को मंजूरी देने में हुई देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल 3 महीने में फैसला दें, वरना माना जाएगा कि उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी है। इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अनुच्छेद 142 को न्यूक्लियर मिसाइल करार दिया। उनका तर्क था कि राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद को कोर्ट निर्देश नहीं दे सकती और इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। यह बहस अब सिर्फ कानूनी नहीं रही, यह संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा, संतुलन और दायित्व की लड़ाई भी बन चुकी है। जहां सरकार आर्टिकल 142 को ज्यादा शक्तिशाली मानती है, वहीं विपक्ष इसे संविधान की अंतिम ढाल मानता है। संजीव मुनियाल साहब वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से, मेरे साथ जुड़ गए हैं, और नवीन उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपका भी स्वागत करते हुए, अब ये जो पूरा का पूरा मामला है जो धनखड़ साहब ने उपराष्ट्रपति महोदय ने आकर के राष्ट्रपति के क्या कहें हम बचाव में वो उतरे हैं, या जो उन्होंने मिसाइल बताया है आर्टिकल 142 को, ये अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान ही देता है। जी, मैं 2-3 बातें इसमें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो SCBA सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष हैं श्रीमान कपिल सिब्बल। श्रीमान कपिल सिब्बल को जो उसका प्रेरोगेटिव है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं SCBA के, अगर आप संविधान में जाएंगे कि क्या क्या बातें, क्या क्या प्रेसिडेंट के प्रेरोगेटिव हैं, कि जिस परिधि में, जिस ज्यूरिसडिक्शन में, जिस विषयों पर वो एंटर कर सकते हैं, तो ये विषय उसमें से नहीं है। आप अपनी राय क्या SCBA के 13,000 साढ़े 11,000 एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट के अपने आपको इसलिए चुना कि आप इस मैदानी जंग में, कॉन्स्टिट्यूशनल जंग में कूद जाएंगे? आपने SCBA को आने के बाद, बीइंग एन एडवोकेट, मैं आपको कह रहा हूं खुल के, आपने कोई भी कार्य सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन के पक्ष में नहीं किया। क्या आपने, एक बार आप राज्यसभा MP भी रहे, क्या राज्यसभा MP बनने के बाद SCBA का प्रेसिडेंट बहुत छोटा कद होता है राज्यसभा के बाद? तो क्या जिस विचारधारा के साथ आप जुड़े हुए थे कांग्रेस के साथ, उसकी दुर्दशा होने के बाद क्या SCBA के प्रेसिडेंटशिप आपने इसीलिए ग्रहण की थी? नहीं, क्या कांग्रेस मतलब के वो पुनरुत्थान में लगेंगे आप?
नहीं, मसला हमारे सामने कपिल सिब्बल तो नहीं ये है। 3-4 बातें। जी, मसला है कि एक जो देश में क्या ये जो अभी न्यूक्लियर मिसाइल उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा है आर्टिकल 142 को, लेकिन जो बिल जिस संदर्भ में कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि राष्ट्रपति को 3 महीने में अपना जवाब दे देना होगा और राज्यपालों को 1 महीने के भीतर बता देना होगा कि क्या है खामी, नहीं तो उनको मैं अपना। उसी पर आ रहा हूं जी। जहाँ साहब, मैं उसी पर आ रहा हूं, वास्तव में ये लिंक कर रहा हूं क्योंकि श्रीमान जगदीप धनखड़ भी, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है इस देश के, जी, वो भी एससीबीए के एक बहुत जाने माने सीनियर एडवोकेट रहे और एससीबीए के वो भी प्रेसिडेंट रहे 14 वर्ष पहले। तो एससीबीए का एक प्रेसिडेंट, आप देखिए, एक प्रेसिडेंट आज देश के इतनी प्रेस्टिजियस महामहिम उपराष्ट्रपति के पद पर है और कानून को अच्छे से जानते हैं। 142 आर्टिकल की बात अगर वो करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या संवैधानिक हक है अगर प्रेसिडेंट कोई बिल को अपने पास रखते हैं? अभी तक के रिकॉर्ड में लेती बीडी जत्ती से उठाकर वीवी गिरी जी से उठाकर आप देखें तो कम से कम 28 बार ऐसा हुआ था। उस टाइम वाजपेयी जी ने भी उस बात को रखा था कि क्या कोई प्रेसिडेंट मनमानी करके, मनमानी शब्द ठीक नहीं रहेगा, क्या वो अपने पास बिल्स को यथासंभव एक अंतराल के लिए रख सकते हैं? या उनकी सूझबूझ, उनके विवेक, उनके जुरिस्डिक्शन पे आता है? तो आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन उनियाल साहब एक और है इसमें पक्ष। में जी, उनियाल साहब एक और पक्ष है कि मौजूदा जो एनडीए की सरकार है, मोदी जी की सरकार जब पहली बार बनी थी तो 5 फरवरी 2016 को ही एक कैबिनेट डिसीजन से ये निर्देश जारी किया गया था कि जो भी बिल आते हैं उन पर समयबद्ध तरीके से जवाब देना होगा, और उसमें साफ तौर पे राज्यपालों को कहा गया था कि आप महीने भर के भीतर में जवाब दीजिए। और इसी को आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका उल्लेख किया अपने फैसले में और यह कहा है कि आप मियाद तय कीजिए, महीने भर के भीतर में आप राज्यपाल तय करें और 3 महीने के भीतर राष्ट्रपति तय करें। मुझे ये देखना पड़ेगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ये वाला बिल जरूर कहा होगा, पर किस संदर्भ में कहा है, किस संदर्भ में वो बिल आया था उसको भी देखना पड़ेगा। मतलब आप यू कैन नॉट पिक एंड चूज कि उस संदर्भ में ये कैबिनेट का डिसीजन था। 5 फरवरी 2016 का सर्कुलर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, और कैबिनेट उसमें दिया गया है कि कैबिनेट का डिसीजन लिया गया है कि ये समयबद्ध तरीके से फैसले हों, जो भी बिल आते हैं राज्यों से उनको लटकाया ना जाए। और ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तमिलनाडु के संदर्भ में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साइट किया है, उस सर्कुलर को भी अपने फैसले में अटैच किया है। जी, मुझे ये देखना होगा जी, मैं एक बार इसको देखूंगा ठीक से। ठीक है, ठीक फिर है। आपसे जो है ना एक कार्यक्रम में और उसके बारे में बात करें। जी जी, नवीन जी, अब सवाल यहां पर एक बड़ा तो है ना कि कौन सबसे ऊपर, जनता के नुमाइंदे जिसका प्रतिनिधित्व तो संसद करता है, या फिर गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको सुप्रीम कोर्ट को जो पदवी हासिल है? देखिए, डेमोक्रेसी में कोई ऊपर या नीचे नहीं है। आई थिंक हम लोग मान के चलते हैं कि जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं डेमोक्रेसी के, उनके हर के रिस्पॉन्सिबिलिटी बदले हुए हैं, उनके ड्यूटी अलग अलग है और ऑल ऑफ देम आर इक्वल। हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का वो ब्यूटीफुल ये है, आप कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ये नहीं एसर्ट कर सकता है कि हम सुप्रीम हैं और जो हम कहेंगे वही सही है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिए गए हैं और मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों का सही प्रयोग किया है। क्योंकि अजय जी, अगर ये बात समझिए कि कोई अगर गवर्नमेंट का ऑफिसर अगर किसी डिसीजन पर, इंपॉर्टेंट डिसीजन पर 6 महीना बैठे रह जाए उस फाइल को लेकर और कोई काम नहीं कर, उसकी नौकरी चले जाएगी। कितने आईएएस ऑफिसर्स को लास्ट 10 लेकिन नवीन जी, यहाँ पर दिया गया, ठीक बात है, इनएडिक्वेट माना गया है। लेकिन ठीक बात है, लेकिन तो यहाँ पर यह भी तो सवाल उठता है कि वहीं स्टालिन साहब कभी रुपीज के सिंबल को बदल देते हैं, कभी कहते हैं कि हम एनईपी लागू नहीं करेंगे, हिंदी के विरोध में खड़े हो जाते हैं, पूरी राजनीति करने लगते हैं। अब अगर ऐसे कानून बनाए वो और उस पर बाध्य कर दिया जाए राज्यपाल को कि आप साइन कीजिए, या राष्ट्रपति को आप साइन कीजिए समय के भीतर, नहीं तो उसको मान लिया जाएगा कि ये पास हो गया, तो फिर क्या होगा? बहुत अच्छी बात कही। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। वो पार्लियामेंट के द्वारा भी कई ऐसे कानून बनाए गए हैं जिनको लेकर बहुत बड़े एजिटेशन चल रहे हैं
और पास्ट में भी जिनको लेकर कंसेंसस हमारे समाज में नहीं बन सका, क्योंकि इंडियन जो सोसाइटी है उस प्लूरिस्टिक सोसाइटी है, बहुत सारे चीजों पर आपके व्यू डाइवर्जेंट रह सकते हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट भी अगर बहुत सारे डिसीजंस लेती है तो उसमें भी आप अनपैलेटेबल हो सकता है, गलत हो सकते हैं, बट देन आपके डेमोक्रेसी में पावर है, पार्लियामेंट को पावर है बिल बनाने का, एंड स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। ठीक है, आप हु आर यू टू डिसाइड कि धनखड़ साहब नहीं डिसाइड कर सकते हैं। ओके, एक आखिर में सवाल ले लेता हूं, 30 सेकंड बचा हुआ है उनियाल साहब से। उनियाल साहब, आप चूंकि देर से आए थे, तो ये फाइनल से किसका होना चाहिए? वाइस प्रेसिडेंट का। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि मैं वहां प्रैक्टिस करता हूं, आप हैरान हो जाएंगे, आपके करोड़ों दर्शकों को पता होना चाहिए कि 8-8 महीने तक एविडेंसेस हो जाने के बाद कोर्ट फैसला नहीं देता और डेट पे डेट डालता है कि आपका रिजर्व किया जाता है। और एक और बात बताऊं आपको, ये सुप्रीम कोर्ट की बात भी कर रहा हूं आपको, हाई कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो बहुत कॉमन है, 8-8 महीने तक सब कुछ हो जाने के बाद सिर्फ ऑर्डर पे रखा जाता है, 8 महीने तक फैसला नहीं करते सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला याद दिलाता हूं आपको, एएमयू को क्या दर्जा मिलना चाहिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मिलना चाहिए या स्टेट यूनिवर्सिटी का मिलना चाहिए। ये आप हैरान होंगे कि उसको 7 महीने के बाद वो जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्यों नहीं दिया? अगर आप दूसरे पर इशारा करते हैं तो एक उंगली आपके ऊपर भी आती है। तो ये फिलहाल लग रहा है कि इसमें कहीं न कहीं तकनीकी पेच है, बहस छिड़ी है, देखना होगा। इसी तरह से हमारा लोकतंत्र लगातार परिपक्व भी हो रहा है कि इस बहस से क्या निकल कर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी और नवीन जी, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।